हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे टैक्स प्लानिंग, इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, पर्सन, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, टोटल इनकम और एसएससी की डेफिनेशन के बारे में। तो सारे डेफिनेशंस के बारे में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग होता क्या है? टैक्स प्लानिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द एसएससी to reduce the tax liability by making optimum use of all permissible allowance, deduction, concession, exemption, rebate, exclusion and so forth available under the statute। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है जब कोई एसएससी, एक ऐसा पर्सन जो टैक्स भरने जा रहा है, वो प्लानिंग करे और जो भी हमारे लॉ के द्वारा डिडक्शन का तरीका दिया गया है, एग्जम्पशन का तरीका दिया गया है, उस चीज़ों को फॉलो करे। ठीक है, अब आपका मान लीजिए इनकम 10 लाख रुपए है और आप 10 लाख पे जाके इनकम टैक्स भर दो, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है कि आपको अलग अलग ऑप्शन देती है, डिडक्शन देती है कि आप इंश्योरेंस, अगर 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस में छूट मिलता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस गवर्नमेंट देती है जहाँ पे आपको डिडक्शन का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो डिडक्शन का फ़ायदा, रिबेट जो गवर्नमेंट दे रही है, एग्जम्पशंस जहाँ पे दे रही है, तो वो सारे चीज़ों को आप यूटिलाइज़ करो, मतलब उस चीज़ों को यूज़ करो, फिर अगर जो टैक्स बनता है वो आप टैक्स जमा करो। ठीक है, तो इन सब चीज़ की प्लानिंग करना ही टैक्स की प्लानिंग है। तो ये कहीं से गलत नहीं है, गवर्नमेंट रूल्स में लिखा हुआ है कि आप ये सब कर सकते हो, तभी तो गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग इस तरीके से टैक्स प्लानिंग करें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इनकम। इनकम क्या होता है? ऐसा तो इनकम लोग कहते हैं कि वही होता है जो हम कमाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, ध्यान से समझिए। इनकम इज़ द मनी दैट एन इंडिविजुअल और बिजनेस रिसीव usually in the exchange of providing goods and services through investing capital. Income is used to fund day-to-day expenditure. Investment, pension and social security are the primary source of income for retirees. For individual, income is most often uh, receiving in the form of wages and salaries. Business income can refers to the company's remaining revenue after paying all the expenses and the tax. In this case, income is referred to the earning. Most form of the income are subject to taxation। तो देखिए, इनकम का सही मतलब एक इंडिविजुअल के पहले लिहाज से समझ ले। इंडिविजुअल के हिसाब से, जो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, तो इंडिविजुअल के हिसाब से इनकम क्या है? इनकम इज़ द मोस्ट ऑफ्टन रिसीव इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी। तो जो भी इंडिविजुअल को वेजेस या फिर सैलरी मिलती है, उसके लिए वो इनकम होती है। और बिजनेस के लिहाज से देखिए क्या बोल रहा है, बिजनेस इनकम कैन रिफर टू द कंपनी रिमेनिंग रेवेन्यू आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। मतलब जितना भी गवर्नमेंट कंपनी का खर्चा होता है, उसको काटने के बाद और टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है वो कंपनी का इनकम कहलाता है। जैसे मान लीजिए इन कंपनी ने पूरे साल भर में इनकम किया 1 करोड़ रुपए का, लेकिन सैलरी वैलरी सारा कुछ बांटने के बाद कंपनी के पास जो पैसा बचा वो 60 लाख का बचा, तो कंपनी का इनकम 1 करोड़ नहीं 60 लाख कहा जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ जो है वो रेवेन्यू है, वो पैसा आया था। ठीक है, लेकिन जो इनकम बचा वो जो सारे खर्चे, सारे टैक्सेस काटने के बाद जो पैसा बचेगा उसको हम इनकम कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर इनकम। इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम रिफर्स टू द इनकम अर्नड और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द सोर्स थ्रू द फार्मिंग लैंड बिल्डिंग और indefinite with the agriculture land and commercial produce and the horticulture land. Agriculture income is defined as the section 21A of the income tax 1961. According to this section, agriculture income generally means any rent or revenue derived from the land which is situated in India and is यूज़ फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज़। मतलब कोई भी किराया आपको मिल रहा है
अगर ज़मीन का, और वो ज़मीन अगर एग्रीकल्चर पर्पज़ से यूज़ की जा रही है तो उस इनकम को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट और द सेल ऑफ द सच प्रोड्यूस। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर आप उस पर्टिकुलर ज़मीन से प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ उसमें उगा रहे हो, तो उससे जो आप पैसा कमाओगे वो भी आपका इनकम कहलाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था कि अगर आपने अपनी ज़मीन किसी को किराए पे दे दी है, वो भी एग्रीकल्चर वाला काम कर रहा है, तो उससे जो आपको रेंट मिलेगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। प्लस अगर आप खुद से कुछ प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच रहे हो उस पर्टिकुलर ज़मीन से, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। तीसरा है एन इनकम एट्रीब्यूट्स टू a farmhouse subject to the satisfaction of the certain condition specified in this regard section 21A. Any income derived from the spelling of the seedling growing in the nursery shall be deemed as the agriculture income। तो इसमें दूसरा क्या बता रहा है, जो फार्म हाउस से जो भी आप इनकम अर्न करते हो तो उसमें सेक्शन 21A से उसको मैच किया जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर लिमिट्स को अगर वो सही तरीके से फुलफ़िल कर रहा है तब तो वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। साथ ही साथ जो इनकम आप नर्सरी ग्रो करके मतलब जो पेड़ों की नर्सरी होती है, छोटे छोटे पेड़ जो आप होते हैं आप ग्रो करते हो फिर उसको सेल करते हो, उससे भी जो पैसा आता है वो आपका एग्रीकल्चर इनकम होता है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया एग्रीकल्चर इनकम का। आप ये पूरे ए से लेके डी तक के पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है पर्सन। क्या होता है पर्सन? एन इंडिविजुअल। पर्सन पहला तो एन इंडिविजुअल हो गया, मतलब एक ह्यूमन जो हो गया। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पर्सन माना गया है, कंपनी को भी पर्सन माना गया क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। और फर्म को भी पर्सन माना गया है। एन एसोसिएशन ऑफ द बॉडी और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इन कॉर्पोरेट और नॉट। अगर ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एसोसिएट साथ में मिल के कोई काम कर रहे हैं तो उनको भी एक तरीके से पर्सन ही माना जाएगा। और लोकल अथॉरिटी को भी पर्सन माना जाता है। एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी स्टेट ऑफ द प्रिसीडिंग क्लॉज। कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है अगर वो स्टेट क्लॉज में नहीं आ रहा वो भी पर्सन आएगा। एसोसिएशन ऑफ द पर्सन और द बॉडी इंडिविजुअल और द लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी द पर्सन वेदर और नॉट such person are formed or established or incorporate and the object of deriving the profit or gain or the income। तो इतने सारे लोग जितने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएट, लोकल अथॉरिटी, ये सारे लोग अगर पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इनकम डिराइव कर रहे हैं तो वो एज अ पर्सन के कैटेगरी में आएंगे और वो टैक्सेबल होंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी ये पर्सन्स इसमें इनकम टैक्स लॉ में जो भी पर्सन का डेफिनेशन दिया है, जितने भी पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, ये सारे लोग टैक्सेबल होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं असेसमेंट ईयर। क्या होता है असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग। तो पहला तो असेसमेंट ईयर जो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से आप कैलकुलेट करेंगे ना। असेसमेंट ईयर का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने कहा कि 1 जनवरी से मेरा असेसमेंट ईयर है। पहले तो इनकम टैक्स क्या करता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को ईयर मानता है, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए। इन इंडिया गवर्नमेंट मेंटेन इट्स अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स from 1st April to 31st March every year. As such, it is known as financial year. The income tax department has also select same year for its assessment procedure। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसको भी सेम माना हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए। द असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच द इनकम ऑफ द पर्सन रिलेटिंग टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू टैक्स। एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट फाइल द रिटर्न ऑफ द इनकम इन द प्रिस्क्राइब्ड डेट। द रिटर्न आर प्रोसीड्स बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल और ऑफिसर्स
द प्रोसीड्स इज कॉल्ड द असेसमेंट. अंडर दिस इनकम रिटर्न बाय द एसएससी इज checked and verified. The tax is calculated compare with the amount paid to the assessment order by issued. तो असेसमेंट ईयर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ क्या होता है. जैसे मान लीजिए 2006 और 2007 में आपने कोई इनकम अर्न किया, ठीक है. तो हम लोग करते क्या है, 2006 और 2007 का जो इनकम का जो टैक्स होता है वो हम भरते हैं 2007-2008 में. मतलब 6-7 में कमाते हैं और 7-8 में भरते हैं. क्लियर हो रहा है. तो 6-7 जो हम कमाते हैं वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है जिस साल हम कमाते हैं, और 7-8 जिसमें हम कैलकुलेट करके भरते हैं उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं. मतलब जिस साल हम कैलकुलेट करके भरते हैं पिछले साल का इनकम टैक्स, उसको हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं. एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, समझ जाइए. ठीक है. अब आते हैं प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर मीन्स द प्रीवियस ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 एज पर सेक्शन. प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. मतलब असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर प्रीवियस ईयर. ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर. जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि जिस साल आप पैसा कमाते हैं वही आपका प्रीवियस ईयर होता है. ठीक है. अगर 6-7 में आपने पैसा कमाया है तो वो आपका प्रीवियस ईयर है, और 7-8 में आप इनकम टैक्स भरोगे 6-7 का इनकम टैक्स 7-8 में भर रहे हो, तो 7-8 आपका हो जाएगा असेसमेंट ईयर. क्लियर है. उसके बाद आते हैं टोटल इनकम. अब टोटल इनकम को समझने के लिए देखिए ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है. देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस पहले चेक किया जाता है कि एक आदमी जो है वो इंडिया का है कि नहीं है. ठीक है. और इंडिया में टैक्स पे करने लायक है कि नहीं है, पहला पॉइंट ये करते हैं. फिर उसको जो एग्जम्पशंस होते हैं वो दे दिए जाते हैं, एक्सक्लूशन. जैसे अगर उसका एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको छोड़ दिया जाता है. ठीक है. उसके बाद अगर वो कहीं सैलरी कमा रहा है तो उसका सैलरी जोड़ते हैं. हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो उसको जोड़ते हैं. प्रॉफिट एंड द गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन है तो उसको जोड़ते हैं. फिर कैपिटल गेन जोड़ते हैं. ठीक है. फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इतना चीज़ जोड़ने के बाद जो इनकम आती है, अब उसमें जो उसका एग्रीगेशन ऑफ इनकम सेट ऑफ करते हैं. जो मान लीजिए कुछ उसका डिडक्शन है तो उसको सेट ऑफ, पुराने साल का कोई ज़्यादा इनकम टैक्स वो जमा कर दिया है तो उसको सेट ऑफ कहते हैं. ठीक है. तो क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया. उसके बाद हमारा आता है ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम के बाद जो डिडक्शन होते हैं, जितना भी डिडक्शन इनकम टैक्स देता है तब इसको घटा देते हैं तो जो बचता है वो हमारा टोटल इनकम होता है. तो इस डायग्राम के मदद से आप समझ सकते हैं, एग्ज़ाम में भी डायग्राम बना सकते हैं. बड़ा ही ईजी तरीके से इसको समझाया गया है. तो टोटल इनकम ये आपका लास्ट में जो बचता है वही टोटल इनकम आता है. ठीक है. मतलब सारे इनकम को जोड़ लीजिए, सारे डिडक्शन को काट लीजिए, जो बचेगा वो टोटल इनकम है. नेक्स्ट आते हैं एसएससी. एन एसएससी एंड इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ लाइबल टू पे द टैक्सेस to the government against any kind of income earned or any loss incurred by him for a particular assessment year. Each and every person who has been taxed in a particular year for the income earned by him is treated as an SSC. तो SSC कौन होता है? ऐसा आदमी जो इनकम टैक्स अपना भरता है. ठीक है. तो उसको हम SSC कहते हैं. जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया गया है भरने के लिए उसको SSC कहते हैं. लेकिन यहाँ पे देखिए SSC की अलग अलग कैटेगरी दिए हुए हैं. नॉर्मल SSC हो गया, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव SSC हो गया, डीम्ड SSC हो गया, और आपका SSC इन डिफ़ॉल्ट हो गया. ठीक है. तो उसको भी समझ लेते हैं क्या होता है. देखिए नॉर्मल SSC तो वो हो गया जिसका खुद अपना इनकम का पैसा कमाया और अपना ही टैक्स भर रहा है, तो उसको तो नॉर्मल SSC कहते हैं. रिप्रेजेंटेटिव SSC में क्या होता है कि कोई माइनर पर्सन इनकम कर रहा है. जैसे आप देखते हो टीवी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो क्या बोलते हैं, ऐड करते हैं या फिर जो सीरियल्स में पिक्चर्स में काम करते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं. ठीक है. वो माइनर है तो उनका इनकम टैक्स उनके फादर भर रहे हैं. ठीक है. तो उनके फादर को हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव SSC. क्लियर है. अब आते हैं डीम्ड SSC. डीम्ड SSC में क्या होता है, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसका एक पार्टनर मर गया. ठीक है. अब उस साल का जो भी इनकम है, अब उसका बेटा जो है अब वो इनकम टैक्स भरेगा, क्योंकि जब तक उसके पापा पैसा कमाए हैं तो उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा. तो अब उसके पिताजी तो है नहीं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उसका बेटा भरेगा. तो उसको हम लोग बोलेंगे डीम्ड SSC.
ठीक है, तो एग्जाम्पल की मदद से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। तो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट में कौन होता है, जैसे कंपनी कोई कंपनी चला रहा है, कोई कंपनी का मालिक है, अब वो अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी डिडक्ट किया हुआ है, टीडीएस, जिसको टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब वो जो जाके अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे जो गवर्नमेंट के खाते में जो टैक्स जमा करता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग आपकी वीडियो बना देंगे। थैंक यू।